ये ऑफिशियल के अंडर जो है ये लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं फिजिक्स के 11 के लेक्चर्स, ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो 6.5 टॉपिक है जिसका नाम है बर्नौलीज इक्वेशन, चैप्टर नंबर 6 हमारा क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। बर्नौलीज इक्वेशन जो है एक साइंटिस्ट था जिसका नाम बर्नौली था, उसने एक इक्वेशन पेश की और बेसिकली ये इक्वेशन जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर ही इसने फॉलो की थी। तो बेसिकली ये इक्वेशन जो है ये असल में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है इन फ्लूइड डायनामिक्स उसको जो है वो स्टडी करती है। तो इसकी स्टेटमेंट आप देख सकते हैं, इसमें मैंने स्टेटमेंट लिखी हुई है सामने मैथमेटिकल फॉर्म में। और वो स्टेटमेंट क्या है, प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी आसान अल्फाज में टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। परेशानी होती है यहाँ पे जो प्रेशर चीज है, तो बेसिकली जो प्रेशर है ये असल में एनर्जी से ही निकला है। हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि ये एनर्जी से कैसे निकला है। ये बेसिकली ये प्रेशर वर्क से निकला है और फिर कैलकुलेशन के अंदर कैंसिल आउट हो गया, खाली प्रेशर रह गया। बाकी काइनेटिक एनर्जी तो वैसे ही एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी वैसे ही एनर्जी होती है। तो ये बेसिकली पूरी स्टेटमेंट क्या है, सम ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट है। तो वैसे भी हमने पढ़ा है कि एनर्जी की टोटल अमाउंट हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का रूल है और यही बर्नौलीज इक्वेशन ने फ्लूइड डायनामिक्स में इस स्टेटमेंट के जरिए प्रूव करने की कोशिश की थी। अब जो है इसको समझने के लिए हम एग्जांपल कंसीडर करते हैं। इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं ये मेरे पास एक पाइप है जो कि हॉरिजॉन्टल शेप में पड़ी हुई है और इस पाइप के दो एंड्स हैं, एक अपर एंड है और एक लोअर एंड है। लोअर एंड जो है वो जमीन से या कोई भी रेफरेंस है उससे हाइट h2 के ऊपर है और जो अपर एंड है वो हाइट h1 के ऊपर है, ठीक है। इसी तरह जो है कंसीडर कर लेते हैं जो अपर एंड है वो डिस्टेंस जो कवर कर रहा है उसमें से हमने इतना हिस्सा लिया, सिर्फ पानी का कोई भी फ्लूइड है उसका इतना सा पोर्शन लिया जिसको हमने अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है, ठीक है। तो इस अंडर ऑब्जर्वेशन का जो हमने हिस्सा लिया है इस हिस्से का मास जो है वो हमने डेल्टा m कह दिया। इसने यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस कवर करना है या आसान अल्फाज में इस हिस्से की जो थिकनेस है उसको हमने डेल्टा x1 कंसीडर कर लिया। इस हिस्से का ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसको a1 कह दिया और ये आगे की तरफ जो मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी को हमने क्या कह दिया, v1 कह दिया। अच्छा, और इस तरह जो है इस पे जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है बेसिकली इसके पीछे देखेंगे अगर आप तो यहां भी फ्लूइड मौजूद है, इसके आगे भी फ्लूइड मौजूद है। तो इस हिस्से में जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है बेसिकली फ्लूइड ही प्रेशर अप्लाई कर रहा है और वो प्रेशर जो है वो इनडायरेक्टली देखा जाए तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही उस फ्लूइड पे प्रेशर अप्लाई करता है और वो फ्लूइड क्या करता है, उस प्रेशर को आगे ट्रांसफर कर देता है। बेसिकली यहाँ पे प्रेशर जो है वो एक तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही आप मान सकते हो। तो देखा जाए तो प्रेशर इस डायरेक्शन में जा रहा है, अप्लाई हो रहा है और मोशन भी इसी डायरेक्शन में, ठीक है। अब लोअर एंड पे आ जाते हैं। लोअर एंड पे क्या है, डिस्टेंस हमने डेल्टा x2 कह दी या थिकनेस डेल्टा x2 कह दी। आगे की तरफ जो फ्लूइड की वेलोसिटी है उसको v2 का नाम दे दिया। जो बैकवर्ड एयर प्रेशर अप्लाई कर रही है इसको हमने नाम क्या दे दिया, p2 कह दिया। और इसका जो मास है वाटर का या फ्लूइड का उसको हमने क्या नाम दे दिया, डेल्टा m का नाम दे दिया। इसके साथ हमने टू ने लिखा, इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ी है जिसके मुताबिक ऊपर वाला मास जो है नीचे वाले मास के इक्वल होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के मुताबिक, ठीक है। अब ये हमारे पास डायग्राम थी, हम इस डायग्राम के मुताबिक हमने प्रूव करना है कि इसकी मोशन कैसे स्टार्ट हो रही है। तो देखा जाए तो मोशन स्टार्ट कहां से होती है, जब प्रेशर अप्लाई होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब इसमें हवा प्रेशर अप्लाई करेगी जिसकी वजह से क्या करेगा, ये ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेगा। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, यहां से वर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इस P1 की वजह से और इस P2 की वजह से टोटल अमाउंट ऑफ वर्क कितना हो रहा है, यानी हवा इस पे कितना वर्क कर रही है। देखा जाए तो ये अगेंस्ट द क्या नाम है मोशन वर्क हो रहा है और ये इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो वर्क हो रहा है। तो यहाँ जो वर्क होगा वो नेगेटिव वर्क होगा, यहाँ जो है वो पॉजिटिव वर्क होगा। तो डिस्कस करते हैं आगे फर्दर। तो पहले हमें क्या करना है, वर्क की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी हमें ये पता चले कि इस सिस्टम पे वर्क कितना हो रहा है, फिर हम डिस्कस करेंगे कि एनर्जी में क्या चेंजेस आ रही है। तो हम क्या करते हैं, पहले वर्क कैलकुलेट करते हैं अपर एंड का कि अपर एंड में हवा कितना इस पे वर्क कर रही है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि वर्क अगर देखा जाए तो वर्क का जो फार्मूला होता है वो सिंपल होता है F डॉट D के बराबर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट है, इसको ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा, Fd cos थीटा आ जाएगा। तो ये मेरे पास बन जाएगा W1 इसको कह दें तो ये आ जाएगा Fd cos ऑफ थीटा। अब यहाँ पे बेसिकली थीटा किसके दरमियान होता है, फोर्स से और डिस्प्लेसमेंट के। जिस चीज को आप स्टडी कर रहे हैं उसको देखना आपने कि किस डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स लग रही है और किस डायरेक्शन में वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है। यहाँ पे हम किसको डिस्कस कर रहे हैं, फ्लूइड को। तो अपर एंड देखा जाए तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है क्योंकि प्रेशर इस डायरेक्शन में है। हम जानते हैं कि जिस डायरेक्शन में फोर्स होती है उसी डायरेक्शन में प्रेशर होता है। तो इस डायरेक्शन में चूंकि फोर्स लग रही है इसी डायरेक्शन में क्या है, प्रेशर है। तो हम कहेंगे कि फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रही है उसी डायरेक्शन में फ्लूइड भी मूव कर रहा है। तो फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, एक सेम है।
तो हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करेंगे। अच्छा, फोर्स किसका निकालें, हमने प्रेशर की बात कर रहे हैं। प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता है। तो ये क्या बन जाएगा, फोर्स की वैल्यू निकालने के लिए PA बन जाएगा। तो हम फोर्स की वैल्यू यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, P into A लिख सकते हैं। प्रेशर को 1 लिख लेंगे क्योंकि अपर एंड है, ठीक है, एरिया के साथ 1 लिख लेंगे और साथ क्या आ जाएगा cos। अब थीटा की वैल्यू पुट करनी है और थीटा की वैल्यू मैंने आपको डिस्कस कर लिया, क्या है 0 डिग्री आएगा क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। कैसे सेम है, प्रेशर भी आगे की तरफ लग रहा है, बॉडी मूव भी आगे की तरफ कर रही है, डिस्प्लेसमेंट भी ये भी आगे की तरफ कवर हो रहा है। तो इसका मतलब है यहाँ पे 0 डिग्री आएगा। तो ये बन जाएगा P1 और साथ क्या आ जाएगा A1 और साथ जाहिर सी बात है 0 आ जाएगा। और सॉरी डिस्टेंस से पुट करना है। अब डिस्टेंस की जगह यहाँ पे P1 A1 तो फोर्स की वैल्यू आ गई, डिस्प्लेसमेंट की जगह लिखने जरा अपर एंड जो है वो यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, डेल्टा x1। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, डेल्टा b की जगह डेल्टा x1 और साथ क्या आ जाएगा cos 0 डिग्री। cos 0 क्या होता है, 1 होता है। तो ये सिंपल इक्वेशन क्या बन जाएगी, P1 A1 और साथ क्या आ जाएगा डेल्टा x1। अब देखा जाए हमने इक्वेशन पढ़ी हुई s = vt, वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्टेंस के बराबर होता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे अपर एंड में वेलोसिटी, यहाँ पे अपर एंड में डिस्टेंस किससे शो हो रहा है, डेल्टा x1 से। तो s की जगह डेल्टा x1 लिख लेंगे, v की जगह क्या लिख लेंगे, डिस्कस किया हुआ है v1 है, तो v1 और डेल्टा t यहाँ लिख लेंगे। हम कंसीडर कर लेते हैं टाइम सेम है, ठीक है, एक एक कांस्टेंट टाइम है, ये काम हो रहा है। तो डेल्टा x1 की जगह यहाँ पे लिखा जा सकता है, इक्वेशन बन जाएगी v1 a1 डेल्टा x1 की जगह क्या लिख देंगे v1 और साथ क्या आ जाएगा डेल्टा t। ये मेरे पास किसकी वैल्यू निकल गई, W1 की वैल्यू निकल गई, वर्क 1। अब हमने निकालना वर्क 2 जो यहाँ से इसकी वजह से निकल रहा है, जो कि प्रेशर नीचे वाले एंड पे जो कवर हो रहा है, यानी प्रेशर डाउनवर्ड केस में इस जानिब पे है वर्क कर रहा है। तो इसका मतलब फोर्स की डायरेक्शन किस जानिब है, जिसको फोर्स को क्या कहते हैं। अलबत्ता पानी आगे की तरफ निकल रहा है या फ्लूइड आगे की तरफ मूव कर रहा है, तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट क्या है, आगे की जानिब है। तो फोर्स के और डिस्प्लेसमेंट का दरमियान एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। तो इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में एंटी पैरेलल है। तो जब वर्क 2 निकालेंगे हम, तो वर्क 2 निकालने के लिए यही फार्मूला दोबारा लगाना है। तो ये क्या आ जाएगा, FD cos थीटा। F की जगह क्या लिखेंगे इस फार्मूले के मुताबिक, P2 और साथ क्या आ जाएगा A2 और डिस्प्लेसमेंट नीचे वाले एंड में किसे शो किया है, डेल्टा x2 से। तो डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा x2 और साथ क्या आ जाएगा cos। एंगल कितना आएगा, 182 आया। बता चुका हूं फोर्स हां इस डायरेक्शन में लगा रही, डिस्प्लेसमेंट आगे की जाने कवर हो रहा है। तो ये बन जाएगा जी P2 A2 डेल्टा x2 cos 180 क्या होता है -1। तो ये आ जाएगा -P2 A2 डेल्टा x2। डिस्कस कर चुका हूं, डेल्टा x2 की जगह क्या लिख सकते हैं, V2 डेल्टा t लिख सकते हैं, क्योंकि s = vt के फॉर्मूले के मुताबिक यहाँ V2 आ जाएगा, यहाँ डेल्टा t आ जाएगा। डेल्टा t के साथ 1 नहीं लिखे क्योंकि हमने एक ही कंसीडर कर लिया खास टाइम जिसके अंदर सारा काम हो। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, -P2 A2 V2 और साथ क्या आ जाएगा डेल्टा t। ये मेरे पास क्या निकला है, वर्क 2 निकला है। अब हमें टोटल अमाउंट ऑफ वर्क निकालना है, तो वर्क 1 और वर्क 2 को क्या कर देंगे, ऐड अप कर लेंगे। तो ये मेरे पास बन जाएगा W टोटल = वर्क 1 प्लस वर्क 2। तो ये मेरे पास बन जाएगा P1 A1 वर्क 1 A1 B1 डेल्टा t प्लस और इसकी वैल्यू माइनस में, तो ये आ जाएगा -P2 A2 B2 और साथ क्या आ जाएगा डेल्टा t आ जाएगा। इस पूरी इक्वेशन को देखा जाए तो ये बन जाएगा P1 A1 B1 डेल्टा t माइनस P2 A2 B2 डेल्टा। अब यहां से एक चीज नोट करें, इस इक्वेशन में A1 B1 आ रहा है और इस इक्वेशन में A2 B2 आ रहा है। हमने लास्ट टाइम तीसरा टॉपिक अगर आपने देखा हो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का, जो कि आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा हो, उसमें हमने पढ़ा है कि A1 B1 इक्वल होता है किसके, A2 B2, और ये दोनों बराबर होते हैं किसके, वॉल्यूम पर टाइम, जिसको हम कैपिटल V डिवाइडेड बाय डेल्टा t भी लिखा जा सकता है। टाइम हमने यहां पे डेल्टा t से कंसीडर किया, इसको मैंने डेल्टा t लिखा। तो इस A1 B1 की जगह क्या लिखा जा सकता है, वॉल्यूम पर टाइम। A2 B2 की जगह भी क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम पर टाइम लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, P1
A1 B1 की जगह लिखेंगे वॉल्यूम पर टाइम। इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना कि V जो है यहाँ पे वेलोसिटी नहीं है बल्कि क्या है वॉल्यूम, और वॉल्यूम पूरे के पूरे इस अमाउंट का कांस्टेंट है, इस वजह से मैं V और 2 नहीं लिख रहा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा V ओवर डेल्टा टी, और इस डेल्टा टी को आ जाएगा लिख देंगे माइनस P2 A2 B2 की जगह लिखेंगे वॉल्यूम पर टाइम और साथ ही डेल्टा टी एज लिखा देंगे। ठीक है, अब डेल्टा टी से कैंसिल होगा, इधर डेल्टा टी से कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा P1 वॉल्यूम माइनस P2 वॉल्यूम। अब देख सकते हैं दोनों में वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये कॉमन है, तो ये आ जाएगा P1 माइनस P2 और साथ वॉल्यूम आ जाएगा। और वॉल्यूम देखा जाए तो डेंसिटी के फार्मूले के मुताबिक मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है जी मास ओवर डेंसिटी। तो जहां पे वॉल्यूम लिखा है वहां पे मास ओवर डेंसिटी लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा P1 माइनस P2, वॉल्यूम की जगह लिख देंगे मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। ये मेरे पास क्या निकला है, टोटल वर्क निकला है। अब देखिए जरा ये वर्क वो अमाउंट है जो टोटल वर्क इस पूरे के पूरे सिस्टम पे हो रही है। अब जाहिर है हमने एक पढ़ा था वर्क इक्वलिटी प्रिंसिपल। वर्क इक्वलिटी प्रिंसिपल ये कहते हैं कि किसी भी सिस्टम के ऊपर आप वर्क करो वो उस सिस्टम के अंदर इनर्जी की चेंजेस का बायस बनता है। लाइक मिसाल के तौर पे आप ये करते हो किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंकते हो, ठीक है, तो आप फोर्स लगा के अगर उसको पुश करोगे तो आप वर्क कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या करेगा वो नीचे की जानिब जाएगा। जब वो नीचे की जानिब जाएगा तो जाहिर सी बात उसमें चेंजेस आएंगी जो कि एनर्जी की चेंजेस होगी, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी भी हो सकती है और काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है। तो किसी भी सिस्टम में आप जब वर्क करते हैं तो इसमें कन्वर्ट हो जाता है चेंज इन एनर्जी, जो भी होगी काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी या दोनों का सम भी हो सकती है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के मुताबिक हम जानते हैं कि किसी भी सिस्टम के ऊपर अगर आप वर्क करोगे तो वो क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा जिसके अंदर एनर्जी चेंजेस है। तो ये आ जाएगा W टोटल इक्वल टू चेंज इन एनर्जीज। और चेंज इन एनर्जी यहाँ पे दो तरह की एनर्जीज इन्वॉल्व है, जैसे वाला ऊपर से नीचे भी आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी भी है और मूव भी कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी भी है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि वर्क टोटल मेरे पास है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें पहले क्या निकालना है जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो ये आ जाएगी W टोटल, पहले चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कि आपने फाइनल वेलोसिटी में से या फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस करनी है। तो देखा जाए तो स्टार्ट में वेलोसिटी क्या थी v1 थी, बाद में वेलोसिटी क्या थी v2 थी। इसका मतलब है फाइनल वेलोसिटी कौन सी हुई v2, इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई v1। तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी v2 के हिसाब से फाइनल होगी और काइनेटिक एनर्जी v1 के हिसाब से क्या होगी इनिशियल होगी। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो चेंज काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो ये बन जाएगा mvf कितना है मेरे पास v2 का स्क्वायर आएगा माइनस हाफ mv1 का स्क्वायर आएगा। m के साथ हमने मान को इस वजह से नहीं लिखा क्योंकि लॉ ऑफ जो हमने पढ़ा कंजर्वेशन ऑफ मास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के मुताबिक मास हर जगह क्या है सेम है। तो ये मेरे पास क्या निकल आया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकल आया। अब इसी तरह चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, अब जाहिर है पहले मेरे पास क्या थी पोटेंशियल एनर्जी h1 थी, पोटेंशियल एनर्जी mgh1 जिसको आप कहते हैं, बाद में क्या थी mgh2, फाइनल कौन सी है mgh2, इनिशियल कौन सी है mgh1। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे mgh2 माइनस mgh1 आ गई। ये मेरे पास क्या निकल गई चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकल गई। अब क्या करना हमने इसका सम करना है। अब इसको सम करने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमने इक्वेशन ऊपर बनाई है उस इक्वेशन में वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं। ऊपर इक्वेशन हमने बनाई है, यहाँ पे ये वाली इक्वेशन जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। इस इक्वेशन में क्या करते हैं हमने, सॉरी इस इक्वेशन नंबर आप मानते हैं। तो इस इक्वेशन में हमने वैल्यूज पुट करनी है। हमने काइनेटिक एनर्जी भी निकाल दी और पोटेंशियल एनर्जी भी निकाल दी, तो वर्क टोटल की वैल्यू ये है, इन सब में वैल्यूज पुट करते हैं। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन को पहले लिख लो जरा, W टोटल इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क टोटल की वैल्यू कितनी है P1 माइनस P2 मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मेरे पास कितनी है हाफ mv2 का स्क्वायर माइनस हाफ mv1
V1 का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितनी है NvH2 माइनस NvH1। अब हम क्या करना जी, इसमें डिफरेंट वैल्यूज जो है उनको चेंज कर देंगे। तो ये मेरे पास क्या बनेगा जी। अच्छा अब देखें जरा, मैथ्स इधर क्या मैथ्स इधर भी है, पहले इसमें से सारों में से क्या करें, मैथ्स कॉमन ले लें। तो ये बन जाएगा P1 माइनस P2 मैथ्स डिवाइडेड बाय डेंसिटी इक्वल टू, इन सब में से मैथ्स कॉमन आ रहा है तो मैथ्स कॉमन है, ब्रैकेट में आ जाएगा 1/2 V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 V1 का स्क्वायर प्लस GH2 माइनस GH1। ये मेरे पास वैल्यू निकल रही है इन सब में से मैथ्स कॉमन लेने के बाद। अब मैथ्स इधर भी है इधर भी कैंसिल, डेंसिटी का डिवाइड होकर जाके मल्टीप्लाई होकर सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो ये सबसे मल्टीप्लाई होगी यहाँ पे, तो ये बन जाएगी P1 माइनस P2 इक्वल डेंसिटी सबसे मल्टीप्लाई होगी, तो ये आ जाएगा 1/2 डेंसिटी V2 का स्क्वायर माइनस 1/2 डेंसिटी V1 का स्क्वायर प्लस डेंसिटी GH2 माइनस डेंसिटी GH1, इसको आप वो भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये P2 जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इधर वाला ये माइनस है इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये वाला इधर माइनस इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो जो चीजें हो सकती हैं उनको लिख लेते हैं। ये बन जाएगा P1 प्लस ये जो माइनस हो रहा है इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/2 रो V1 का स्क्वायर, ये इधर माइनस इधर जाके प्लस, तो ये बन जाएगा रो GH1 इक्वल टू, अब ये P2 इधर जाके प्लस होगा P2 ये पहले ही प्लस में 1/2 V2 का स्क्वायर प्लस, और जाहिर सी बात है ये रो GH2 वाला बच गया क्योंकि पहले से ही प्लस में था। ये इक्वेशन बन गई। तो देखा जाए इधर वाली साइड वाली इक्वेशन और इधर वाली साइड वाली इक्वेशन बराबर है, कैसे बराबर, इसमें प्रेशर 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1, इधर से 1 है सब में और इधर क्या है 2 है, बेसिकली ये सम है सबका, प्रेशर का काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का सम है। इधर भी वही चीज आ रही है, सम इस तरह से चलता जाएगा। तो हर जगह सम ही है, तो मैं एक सब स्ट्रेट खत्म कर दूं, तो ये बन जाएगा प्रेशर प्लस 1/2 रो V का स्क्वायर प्लस रो GH इक्वल कांस्टेंट। अच्छा अब ये रो क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम, यहां पढ़ा हमने, तो इसकी वैल्यू पुट कर देगा, तो ये बन जाएगा प्रेशर प्लस 1/2 mv का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, डेंसिटी की जगह मोल v लिख लिया, प्लस रो GH की जगह क्या लिख लिया m ओवर v, और साथ GH इक्वल कांस्टेंट। और देखा जाए तो ये हिस्सा क्या कहलाता है काइनेटिक एनर्जी, और ये हिस्सा क्या कहलाता है पोटेंशियल एनर्जी। तो ये क्या बन गई, वही स्टेटमेंट बन गई जो हमने शुरू में लिखी थी, प्रेशर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को आपने लाइक करना है और चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है अगर आप इस तरह के और लेक्चर्स चाहते हैं।